हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी से ही हम लोग चलेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि एनसीईआरटी से ही चलेंगे, एक एक लाइन का मीनिंग समझते हुए चलेंगे। ऐसी कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो कि एनसीईआरटी में लिखी हो, मैं उसको स्किप कर दूंगी। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ आपको दिखे कि मैंने कोई भी लाइन स्किप कर दी है, देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जाके बता सकते हो। वो गलती से ही होगा, लेकिन वैसे होगा नहीं। तो अगर आपको एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड समझना है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट आता है, कोई भी ऐसा टॉपिक है, जैसे इसमें कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, कोई भी ऐसा आपको ऑर्गेनेल है जो कि आपको डिटेल में जानना है या फिर आपको चैप्टर ही डिटेल में पढ़ना है, तो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, वो भी साथ साथ कंटिन्यू चल रहा है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी दो प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट है जिसमें एनसीईआरटी चल रही है वर्ड टू वर्ड, दूसरी प्लेलिस्ट है जिसमें लेक्चर के साथ चल रहा है, जिसमें आपको डिटेल हैंड रिटन नोट्स रहेंगे और साथ ही साथ मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि हाँ ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे हो रहा है। तो अगर आपको लेक्चर देखना है प्रॉपर तो आप वो भी वहां पे देख पाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको एनसीईआरटी के ही साथ जाना है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। पहले का देखना है तो पहले वाले प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर लीजिए, वहां पे आपको पहले का मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम में जाकर के मुझे बता सकते हो कि ये मेरा डाउट है, प्लीज इसको सॉल्व कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी वहां से भी। ठीक है, नोट्स भी आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको एनसीईआरटी चाहिए जहां से मैं पढ़ा रही हूँ तो वो भी आपको वहां पे दे दिया जाएगा। तो हम लोग जो कर रहे थे वो था अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। काफी कुछ कर लिया है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हो चुका है। जो आज हम लोग करेंगे वो है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। बेसिक सी चीजें समझो कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। देखो क्या लाइन लिखी गई कि माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है, जब तक कि उसको स्टेन नहीं किया जाएगा तब तक उसको माइक्रोस्कोप में देखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखना है तो पहले उसको स्टेन किया जाएगा, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट लाइन लिखी कि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। आपने कभी ना कभी जिंदगी में ये बात जरूर सुनी होगी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एटीपी बनवाता है। एटीपी सेल को एनर्जी देने का काम कौन करता है? वो करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब एटीपी बनवा रहा है। मान लो कोई ऐसी सेल है जिसे ज्यादा एटीपी की जरूरत है, ज्यादा एटीपी की जरूरत है, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होगा। अगर कोई सेल है जहां पे एनर्जी की जरूरत कम है तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जैसी सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी उस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करेगा। अगर एक्टिविटी ज्यादा है तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होगा। और साथ ही साथ आपको शेप और साइज में भी वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप होता है नॉर्मली, और साइज की अगर बात की जाए तो साइज यहाँ पे दिया गया है कि 0.2 to 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, एवरेज होता है 0.5 माइक्रोमीटर, लेंथ होता है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। तो इतने में हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी हैं कि एक, माइटोकॉन्ड्रिया को इजीली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता विदाउट स्टेनिंग, स्टेन करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप में देखने से पहले। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर्स ऑफ द सेल बोला जाता है, एटीपी रिलीज कराता है, एटीपी बनवाता है, सेल को प्रोवाइड करता है। इसलिए कोई ऐसी सेल है अगर वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की ज्यादा जरूरत होगी, ज्यादा उसे एनर्जी की जरूरत है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है जैसी सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया होंगी। सेम शेप और साइज भी वैरी करेगा। नॉर्मली उसका साइज शेप होता है सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप। साइज में क्या क्या दिया गया है? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, और एवरेज की अगर बात की जाए तो 0.5 माइक्रोमीटर, और लेंथ दी गई है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये तो हम लोग को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसी है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। इसके पहले हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड था, बट माइटोकॉन्ड्रिया आपकी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसी है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन बाहर की, देखो ये रहा आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली है आपकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी इनर मेम्ब्रेन पे कुछ इस तरीके से अभी आप फोल्डिंग्स देखोगे, ये है क्रिस्टी। क्या है ये? ये है क्रिस्टी। क्रिस्टी सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ठीक है, तो कौन कौन सी देखी हम लोगों ने? बाहर की साइड है आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की साइड है इनर मेम्ब्रेन। एक बात कहीं एक समझना, जब भी आपको आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दो तरीके की चीजें दिखें, दो मेम्ब्रेन्स दिखें, तो मतलब अब ये
किसी भी ऑर्गेनेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही होंगी। ये बाहर वाला पोर्शन जो ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में है, ये होता है आउटर चैम्बर, आउटर चैम्बर। और ये जो अंदर वाला पोर्शन है जिसको मैट्रिक्स बोला जाएगा, ये अंदर वाला पोर्शन जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है, ये होता है आपका मैट्रिक्स। इसी को इनर चैम्बर बोला जाता है। हम लोगों ने क्या सीखा, बाहर है आउटर मेम्ब्रेन, फिर है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पे अंदर की तरफ फोल्डिंग्स होती हैं जिसको क्रिस्टी बोला जा रहा है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में दो चैम्बर देखने को मिलेगा। एक होता है आउटर चैम्बर जो कि दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है, एक होता है इनर चैम्बर जिसमें मैट्रिक्स होता है। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। जो दोनों चैम्बर्स थे ना, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इनर चैम्बर यानी कि मैट्रिक्स, दोनों ही एक्वस होते हैं, दोनों ही आपके एक्वस होंगे, है ना। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है यहाँ पे कि द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद ए डेंस होमोजेनस सब्सटेंस। एक डेंस होमोजेनस सब्सटेंस होता है पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फैला हुआ होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, उसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। उसी को क्या बोला जा रहा है, उसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। द जो आउटर मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ है, लिमिटिंग बाउंड्री बनाएगा। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ कई सारी इनफोल्डिंग्स बनाती है जिसको क्रिस्टी बोला जाता है। और क्रिस्टी क्या करता है, क्रिस्टी ही सरफेस एरिया, क्रिस्टी ही क्या करता है, क्रिस्टी ही सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्रिस्टी क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। दोनों मेम्ब्रेन पे उसके अपने अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। जैसे फंक्शन होगा उस हिसाब से दोनों मेम्ब्रेन के पास अपने एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। और एनर्जी बनती रहती है एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी बनती रहती है एटीपी के फॉर्म में। मैट्रिक्स में क्या क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में आप पढ़ोगे, 70S का राइबोसोम होगा, 70S का राइबोसोम होगा। डीएनए कैसा होगा, डीएनए होता है सिंगल, सर्कुलर, जैसे आपका यूकैरियोटिक सेल होता है ना नेकेड, जैसे आपका यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, वैसा ही आपका जेनेटिक मटेरियल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का और प्लास्टिड का। कैसा, 70S टाइप का राइबोसोम होगा। डीएनए सिंगल है, सर्कुलर है, नेकेड है, डबल स्टैंडर्ड है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि कैसा है, मैट्रिक्स में क्या क्या है होगा, डीएनए मॉलिक्यूल होगा, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, राइबोसोम होगा। राइबोसोम कैसा होता है, राइबोसोम होता है 70S। हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में कहां कहां था, राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में था आपका, एक था आपका साइटोप्लाज्म में राइबोसोम, एक था आपका रफ ईआर में राइबोसोम, एक था आपका माइटोकॉन्ड्रिया में है, और एक आप देखोगे क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम। तो साइटोप्लाज्म और रफ ईआर में 80S टाइप का राइबोसोम होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में हमेशा राइबोसोम होगा 70S टाइप का। यही यहाँ पे लिखा गया कि जो राइबोसोम होगा 70S टाइप का होगा। एंड कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये सारे मतलब वही जो एंजाइम्स है वो सारे आपके कहां प्रेजेंट होंगे, सारे आपके मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा फिजन की हेल्प से। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि जैसे सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी उस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया आपका डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर आपको यहां से नहीं समझ में आया तो एक बार आप यहां से देख सकते हो, एक मिनट, क्योंकि एनसीईआरटी में ना बहुत कम चीजें लिखी गई हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मैं बस फटाफट आप सुनते जाना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वहां पे प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया का काम मेसोसोम करता है, यानी कि एटीपी बनवाना है। एटीपी बनने को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या काम है, प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, और इसके अलावा और कौन सी बात लिखी गई है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ क्रिस्टी बना हुआ है। ठीक, और इसी क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीजोम लगे होते हैं, और इसी ऑक्सीजोम पे ही आपके एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसी ऑक्सीजोम पे आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये रहा आउटर मेम्ब्रेन, ये रहा इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसी के बीच के पोर्शन को बोला जाता है आउटर चैम्बर। क्या बोला जाता है इसको, आउटर चैम्बर। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आउटर चैम्बर। जो अंदर का पोर्शन बचा इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैंने क्या बोला था, एनसीईआरटी में क्या लिखा गया कि जो दो मेम्ब्रेन्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को दो चैम्बर्स में डिवाइड करती हैं। एक है आपका आउटर चैम्बर, ठीक है, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और एक होता है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में आपका डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए कैसा है, सिंगल है, डबल स्टैंडर्ड है, नेकेड है, सर्कुलर है, और है राइबोसोम। राइबोसोम कौन सा, 70S टाइप का, और क्या है आपका कुछ आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज थी, क्रिस्टी के ऊपर आपका ऑक्सीजोम प्रेजेंट था, ऑक्सीजोम पे ही आपका एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप अब आपको चीजें थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिड। देखो बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन करेंगे ना कि जब आपने एनसीईआरटी पढ़ाने का बोला तो सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ाइए, इसलिए मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं लेकर के आई हूँ। देखो प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड सिर्फ दो जगह रहेगा, कहाँ कहाँ पे, प्लांट सेल या यूग्लिनोइड्स। कहाँ कहाँ पे, प्लांट सेल या यूग्लिनोइड्स। दीज आर इजिली
ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, बिकॉज देखो प्लास्टिड बहुत साइज में बड़े होते हैं, इसलिए इनको माइक्रोस्कोप में देना इजीली पॉसिबल है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, उसको इजीली नहीं देखा जा सकता, पहले उसको स्टेन करना पड़ेगा, तब वो आपको इजीली ऑब्जर्वेबल होगा। नेक्स्ट, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट। प्लास्टिड में कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड में कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि आप क्लोरोफिल देखोगे, कैरोटीनॉइड्स देखोगे। और फंक्शन की अगर बात करोगे तो फंक्शन दो होता है, प्रोवाइड कलर, दूसरा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। और पिगमेंट के ही बेसिस पे, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। मतलब पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड तीन टाइप के होंगे, क्रोमो, क्लोरो एंड ल्यूको। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है, क्योंकि उसमें पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, अगर फिर भी प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो कुछ तो काम कर रहा होगा। पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उसका काम होता है फूड को स्टोर करना। फूड को स्टोर करना। अब फूड में भी कुछ कार्ब्स होंगे, कुछ प्रोटीन्स होगा, कुछ ऑयल होगा, तो उनके लिए भी अलग अलग होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वो सब हम लोग अभी आगे देखेंगे। देखो, फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी हम लोग क्लोरोप्लास्ट डिटेल में पढ़ेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पे क्लोरोफिल होगा और कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होगा, दोनों चीजें प्रेजेंट होगी, और वो लाइट को ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बाद आएगा आपको क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड, जैसे कि कैरेटिन और ज़ैंथोफिल, ठीक है। और ये प्लांट को रेड, ऑरेंज या येलो कलर देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है, तीन देखोगे, एमाइलो, एल्यूरो और इलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट को। इलायोप्लास्ट करता है ऑयल को, और वहीं पे एल्यूरोप्लास्ट करता है प्रोटीन को। मैंने तीन चीजें आपको बताई। कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बताई? देखो, प्लास्टिड क्या है? प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होगा। पिगमेंट कंटेन करता है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस और कलर को प्रोवाइड करना। कुछ ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिसमें पिगमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट। बेसिक्स ऑफ पिगमेंट, प्लास्टिक को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला क्रोमो, क्लोरो एंड ल्यूको, ठीक है। यहाँ पे समझो, क्रोमोप्लास्ट में कौन कौन सा पिगमेंट होगा? कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। सिर्फ मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो। क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन सा प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या प्रेजेंट होगा? ल्यूकोप्लास्ट में प्लास्टिड ही नहीं प्रेजेंट होता। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस प्लास्टिड होता है, फूड को स्टोर करता है। तो क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कराता है, ल्यूकोप्लास्ट फूड को स्टोर करता है। अब अगर एक एक पढ़ा जाए तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है? कलर प्रोवाइड करना, रेड, ऑरेंज एंड येलो, और साथ ही साथ पेरिकार्प एंड पेटल्स को भी कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? ये मैंने 2 एक्स्ट्रा चीजें बताई थी कि कैरेट का जो रेड कलर है वो बीटा कैरोटीन की वजह से आता है, और टोमेटो का रेड कलर लाइकोपीन की वजह से आता है। ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट्स नहीं है, उसको कलरलेस प्लास्टिड बोला जाता है। फूड को स्टोर करता है, 3 टाइप का है, एमाइलो, एल्यूरो और इलियो। एमाइलो कार्ब्स को स्टोर करेगा, एल्यूरो प्रोटीन को करेगा, और इलायो करेगा आपका ऑयल को। इतनी सारी बेसिक सी बातें थी। अब हम लोग इसके आगे क्लोरोप्लास्ट को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। जो लीफ होती है, जैसे मान लो ये लीफ है, लीफ में मेसोफिल सेल्स होती हैं, इसी मेसोफिल सेल्स में आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? मेसोफिल सेल्स में। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। अब क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग शेप होते हैं, वो लेंस शेप हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, डिस्क्वाइड हो सकता है, या फिर रिबन लाइक भी हो सकता है। अगर साइज की बात किया जाए तो जो उसका डायामीटर होता है, डायामीटर यहां से समझो, जो ये है डायामीटर, ठीक है, ये होता है आपका 5 to 10 म्यूएम, और नहीं डायमीटर है 2 to 4 म्यूएम, विड्थ 2 to 4 म्यूएम है, और लेंथ है 5 to 10, लेंथ है 5 to 10 म्यूएम। इतना समझ में है कि डायमीटर है 2 से 4 माइक्रोमीटर, और लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है वो अलग अलग सेल में अलग अलग है। अगर मेसोफिल सेल की बात करोगे तो मेसोफिल सेल में होता है 20 से 40, और क्लेमाइडोमोनास की बात करोगे तो वहां पे सिंगल होता है। पर सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनास एंड 20 to 40% इन मेसोफिल, मतलब मेसोफिल सेल की हर एक सेल में 20 से 40 होगा, और क्लेमाइडोमोनास में सिंगल होगा। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ऑफ द टू इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। एक बात ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट हो, आउटर मेम्ब्रेन हमेशा मोर परमिएबल होगी, आउटर मेम्ब्रेन हमेशा मोर परमिएबल होगी। रीजन ये है क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन पे, जैसे मान लो ये आउटर मेम्ब्रेन है,
ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन पे अब्सेंट होते हैं, और ये पोरीन्स का काम ये होता है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराना, और पोरीन्स की वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन है वो मोर परमिएबल होती है इन कंपैरिजन इनर मेम्ब्रेन। दोनों सेम चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेम है, क्लोरोप्लास्ट में भी सेम है। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होगी और जो इनर मेम्ब्रेन है वो है आपकी लेस परमिएबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ऑफ द टू एंड द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है। फिर क्या है, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। देखो जैसे ये रहा आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये रहा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसी को बोला जाता है स्ट्रोमा, इसी को बोला जाता है स्ट्रोमा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। इसको याद रखिएगा कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल होती है, ठीक है। अब ये रहा स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर कई सारे फ्लेट एंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कई सारे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। इसको बोला जाता है थैलेकॉइड। अगर एक के ऊपर कई सारे थैलेकॉइड इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, जब थैलेकॉइड का ग्रुप बन जाता है तो इसको बोला जाता है ग्रेनम, ठीक है। तो कई सारे ग्रेनम आपके स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, कई सारे ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं, और ग्रेनम कई सारे हैं तो उसको कंबाइन करके ग्रेना बोला जाता है। अब अगर जो अलग अलग ग्रेनम जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो जो इनको कनेक्ट करता है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली। हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी, एक था थैलेकॉइड, स्ट्रोमा है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल क्योंकि पोरीन्स प्रेजेंट है, लेस इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल क्योंकि पोरीन्स प्रेजेंट नहीं है। अंदर का जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है उसको स्ट्रोमा बोला जाता है। स्ट्रोमा में जो मेम्ब्रेनस फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है सर्कल, वो था आपका थैलेकॉइड। थैलेकॉइड को एक के ऊपर एक अरेंज कर दो, अब वो हो गया ग्रेनम। स्ट्रोमा में कई सारे ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं इसलिए कंबाइनली उसको ग्रेना बोल दिया जाता है। अब अलग अलग ग्रेनम इनको आपस में जो लिंक करेगा इसको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली। जो अलग अलग ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करता है इसको बोला जा रहा है स्ट्रोमा लैमेली। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, कहां पे, ये ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेकॉइड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। कई सारे मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको थैलेकॉइड बोला जाता है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। थैलेकॉइड आर अरेंज्ड इन द स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ द कॉइन, मतलब सिक्के के ऊपर सिक्का जब रख दो तो जैसा दिखता है उसी तरीके से थैलेकॉइड दिखता है, ठीक है। अब इसको बोला जाता है ग्रेना, यानी कि जब इसको ऐसे 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 देखो, सिंगल है थैलेकॉइड, जब कई सारे थैलेकॉइड एक के ऊपर अरेंज कर दो अब इसको बोला जाता है ग्रेनम। क्या हो गया, अब ये हो गया ग्रेनम। अब कई सारे जब आपको ग्रेनम दिखेंगे तो अब इसको ग्रेनम ना बोल के अब इसको कंबाइंडली बोला जाता है ग्रेना। मतलब अगर एक की बात करी जाएगी तो ग्रेनम, कई सारे की बात की जाएगी तो है ग्रेना, ठीक है ना। क्या लिखा गया, थैलेकॉइड आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक पाइल्स, ये हो गया। देन ग्रेना, इसी को इंटीग्रेनल थैलेकॉइड भी बोला, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेना कहते हैं, इसी को इंटीग्रेनल थैलेकॉइड भी बोला जाता है, ठीक है। ग्रेना इंटीग्रेनल थैलेकॉइड। नेक्स्ट लाइन है कि इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली, जो कि अलग अलग ग्रेना के थैलेकॉइड वो आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। देखो स्ट्रोमा लैमेली यहाँ बना होगा, जैसे ये रहा, ये एक ग्रेना है, ये ग्रेना है, ठीक है, ये ग्रेनम है, ये ग्रेनम है। अब इन दोनों ग्रेनम में जो थैलेकॉइड को आपस में कनेक्ट करता है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली क्या कर रहा है, अलग अलग ग्रेनम के थैलेकॉइड को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, वो करता है आपका स्ट्रोमा लैमेली। वो कौन करता है, आपका स्ट्रोमा लैमेली। इन एडिशन देयर आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ द थैलेकॉइड एनक्लोजेस स्पेस कॉल्ड द ल्यूमन। अब देखो ये था, ये मान लो थैलेकॉइड है, ठीक। थैलेकॉइड का जो अंदर वाला पार्ट है इसको ल्यूमन बोला जाता है, ठीक। अब इसी ल्यूमन जो थैलेकॉइड है ना, इसी की आउटर मेम्ब्रेन पे इस तरीके से पिगमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, कई सारे पिगमेंट्स लगे होते हैं, और इसी पिगमेंट के ग्रुप को क्वांटासोम बोला जाता है, इसी को क्वांटासोम बोला जाता है, ठीक है। इसी को क्वांटासोम बोला जाता है। यहीं पे फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही होती है, यानी कि आपका एटीपी बन रहा होता है। मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड इनक्लोजेस ए स्पेस कॉल्ड द ल्यूमन। जैसे ये आपका थैलेकॉइड है, अंदर का पार्ट ल्यूमन कहलाता है। जैसे ये आपका थैलेकॉइड है, ठीक, अंदर वाला जो पार्ट है वो ल्यूमन होगा, ठीक है। ये जो सिंगल है ना सैक लाइक, इसी की बात की जा रही है, यही आपका थैलेकॉइड है। ये जो सिंगल है यही आपका थैलेकॉइड है। तो जो सिंगल थैलेकॉइड है इसी के अंदर के पोर्शन को ल्यूमन बोला जाता है, ठीक है ना। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा में थैलेकॉइड प्रेजेंट है, इसी में एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसी में एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। देखो ये स्ट्रोमा है,
स्ट्रोमा में क्या क्या होगा? स्ट्रोमा में आपका एंजाइम्स प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा में आपका डीएनए प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा में आपका राइबोसोम प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा में आपका थैलेकॉइड प्रेजेंट होगा। हर एक चीज आपकी कहाँ प्रेजेंट होगी, हर एक चीज आपकी कहाँ प्रेजेंट है, आपकी स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। वही चीज यहाँ पे लिखी गई, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स, जो भी रिक्वायर्ड एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, वो सारे आपके स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है, इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। जैसा डीएनए राइबोसोम आपका माइटोकॉन्ड्रिया में है, वैसा ही सेम डीएनए राइबोसोम आपका क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलेकॉइड। क्लोरोफिल पिगमेंट्स मैंने आपको बोल दिया कि जो थैलेकॉइड है, इसी के मेम्ब्रेन पे यहाँ पे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसी के ग्रुप को कॉन्ट्रोसोम बोला जा रहा है। ठीक है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और स्मॉलर 70s टाइप का, और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम आपका 80s टाइप का होता है। इतनी सी बात थी आपकी क्लोरोप्लास्ट की, और इतनी सी बात थी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की। बाकी अगर आपको कोई भी ऐसा लाइन है जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया है, आपको डिटेल में पढ़ना है, तो आप एक बार लेक्चर देख लो। उस लेक्चर में मैं आपको यहाँ से पूरा जितना भी लिखा गया ना, ये सारी का वर्ड टू वर्ड आपको समझाया जाता है। ये जब थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, अंदर का ल्यूमेन है, ये ग्रुप का पिगमेंट है, पिगमेंट के ग्रुप्स है सॉरी, और इसको क्वांटासोम बोला जाता है। किस तरीके से फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, हर एक चीज यहाँ पे डिटेल में समझाई गई है। अगर आपको बस एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है तो आप ये देख सकते हो। बाकी अगर आपको डिटेल में लेक्चर देखना है तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और बात है, मेरा पर्सनल मेंटरशिप चलता है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। सीट्स बहुत लिमिटेड है, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा चाहिए कि मैं बहुत सारे बच्चों को नहीं रख सकती कि फिर हम ध्यान ही ना दे पाए। भीड़ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता, और ना हम बिलीव करते हैं, क्योंकि अगर मान लो मैंने कई सारे बच्चे आ भी गए, ठीक है, तो आपका जब मैं हेल्प ही नहीं, जब मेरा कोर्स का ही नाम मेंटरशिप है, अगर मैं आपको वही नहीं दे पाऊंगी, तो फिर मतलब आपका फीडबैक खराब जाएगा। आपको मतलब एक होता नहीं, आप आदमी ट्रस्ट नहीं कर पाता दोबारा कभी किसी अनजान के ऊपर। इसलिए लिमिटेड सीट्स है, कुछ ही बच्चे हैं, कुछ ही और चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप में जितना आपको गाइड किया जा सकता है, यहां से यहां तक ले जाने के लिए वो पूरा गाइड किया जाएगा, बशर्ते आप वही बच्चे होने चाहिए जो मेहनत करने को तैयार हो। अगर आप में दम है, आप मेहनत कर सकते हो, बस आपके पास प्लान नहीं है, आपको कोई गाइड करने के लिए चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेंटरशिप। आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। फर्स्ट आप जा सकते हो, पहले 1 महीने के लिए जाओ। 1 महीने का कोर्स से पहले आप 1 महीने के लिए जाओ। अगर आपको लगता है कि वर्थ इट है तो ही आप पूरे साल का परचेज करो, अदरवाइज मैं खुद बोल रही हूँ पर्सनली कि कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि वो चीज आपके काम की है तो जाओ, नहीं लग रहा है तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो मेंटरशिप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आपका कमेंट आता है, कोई भी आपका डाउट आता है, हर एक चीज आप मुझे बता सकते हो। कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।